पिछले एपिसोड में हम सेल की दुनिया का सिर्फ बॉर्डर ही क्रॉस कर सके थे। आज हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के पार सेल की नन्ही सी दुनिया में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इनके जिम्मे क्या काम लगे हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत तवील है, इसलिए हम प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग वीडियो में इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। हर सेल की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसके अंदर और बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स को मॉनिटर करती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ही आप सेल की बाहरी लेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को छिलके की तरह रिमूव करेंगे तो आपको जेली की बॉल दिखाई देगी, जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स अपनी अपनी जगह जुड़े दिखाई देंगे। ये जेली दरअसल साइटोप्लाज्म है और ये 70 से 80% तक पानी से बनी होती है, मगर इसमें मौजूद प्रोटीन्स इसकी कंसिस्टेंसी को जेली जैसा बना देती है। इसमें सिंपल शुगर्स के अलावा सॉल्ट, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स के अलावा कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बहुत से अहम फंक्शन जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन की पहली स्टेज यानी ग्लाइकोसिस, और इसके अलावा सेल डिवीजन के लिए होने वाले माइटोसिस और मियोसिस भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इसको दो अहम पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंडोप्लाज्म, जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और एक्टोप्लाज्म जो कि जेल जैसा होता है और ऑर्गेनेल्स और सेलुलर मॉलिक्यूल्स को सपोर्ट करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर साइटोप्लाज्म पानी से बनी जेली की तरह है तो इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि तमाम ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर जमाए रख सके। तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। ये काम सेल में साइटोस्केलेटन करता है। इसके मकड़ी के जाले जैसे रेशे पूरे सेल में फैले होते हैं। प्रोटीन के बने ये साइटोस्केलेटन 3 टाइप्स के होते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनका बेसिक फंक्शन ना सिर्फ सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है बल्कि ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर भी रखना है। मगर ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता और ये सेल डिवीजन के टाइम पर डिसअसेंबल हो जाता है और साइटोप्लाज्म को शिफ्ट करने का काम करता है और डिवीजन के बाद फिर से अपने स्ट्रक्चर को असेंबल कर लेता है। इसके अलावा साइटोस्केलेटन वैक्यूल्स की क्रिएशन भी करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर मौजूद सेंट्रोसोम्स भी सेल के अंदर पिलर की तरह सपोर्ट का काम करते हैं। एनिमल सेल्स में ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं और ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में सेल के बीचों बीच एक दायरानुमा या सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते और ना ही इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। अलबत्ता डीएनए, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स सब में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस वैसे तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1836 में डिस्कवर कर लिया था, मगर इसके फंक्शन को सही तरह समझने में करीब 1 और सदी खर्च हो गई। न्यूक्लियस के गिर्द भी एक 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और इसमें छोटे छोटे छेद या पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस अपने अंदर डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की सूरत में जानदार की तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिए होता है। डीएनए असल में आम हालत में लंबे लंबे धागे के गुच्छे नज़र आते हैं, मगर सेल डिवीजन के टाइम पर ये हिस्टोन नामी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के गिर्द टाइटली रैप हो जाते हैं और यूं वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गैमेट्स यानी स्पर्म्स और एग्स को छोड़कर तमाम इंसानी सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर एक सेल में मौजूद क्रोमोसोम के डीएनए के स्ट्रैंड को सीधा किया जाए या स्ट्रेच किया जाए तो इसकी लंबाई करीब 6.5 फुट होगी, और अगर इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम सेल्स के डीएनए को अगर स्ट्रेच किया जाए और एक साथ जोड़ दिया जाए तो ज़मीन से सूरज और फिर वापसी का सफ़र ऑलमोस्ट 60 पार किया जा सकता है। अब सोचें, अगर ज़मीन पे मौजूद तमाम इंसानों का अगर डीएनए जोड़ दिया जाए तो कहा यह जाता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के करीब 2.5 राउंड ट्रिप्स किए जा सकते हैं।
सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद प्रोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बने पोर्स या सुराखों के ज़रिए न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होते हैं और डीएनए के साथ बाइंड करके जीन्स को ऑन या ऑफ करती है। और यही प्रोटीन और हार्मोन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिसाइड करते हैं कि किस सेल को क्या बनना है, यानी किस सेल को न्यूरॉन बनना है, बोन सेल बनना है, वगैरह वगैरह। इस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉलनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है और ये हमारे जीन्स की मुश्किल लैंग्वेज को राइबोसोम्स के लिए आसान लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम करता है। ऐसा समझिए कि जैसे आपने घर बैठे अपने कंप्यूटर या सेल फोन से कोई ऑर्डर प्लेस किया है। वो ऑर्डर फॉरवर्ड हुआ वाया इंटरनेट किसी स्टोर के सिस्टम में, जहाँ कोई वर्कर इसको प्रिंट करके वेयर हाउस में से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मंगवाता है। फिर आपका ऑर्डर पैकेजिंग में जाता है और फिर वो पोस्ट के हवाले किया जाता है। इसी तरह का कुछ सिस्टम सेल में भी है, यानी डीएनए कुछ प्रोटीन का ऑर्डर प्लेस करता है। वो ऑर्डर फॉरवर्ड होता है आरएनए को, जो इस ऑर्डर को पढ़कर इस ऑर्डर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ ईआर के पास भेजता है, जहाँ राइबोसोम्स वो प्रोटीन तैयार करते हैं और वेसिकल्स में वो प्रोटीन को पैक करके सेल से बाहर भेज देते हैं। रफ ईआर में बहुत से राइबोसोम्स जुड़े होते हैं जिनका काम आरएनए को प्रोटीन में तब्दील करना होता है। मगर राइबोसोम सिर्फ रफ ईआर में ही मौजूद नहीं होते, बल्कि आपको साइटोप्लाज्म में अलग अलग तैरते भी दिखाई देंगे। रफ ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है, जबकि स्मूथ ईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स और लिपिड्स तैयार होते हैं। इसके अलावा स्मूथ ईआर हमारे जिस्म में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यही वजह है कि हमारे लिवर सेल्स में स्मूथ ईआर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल की, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये वही ऑर्गेनेल है जो सेल के लिए वो एनर्जी बनाता है जिससे हमारे जिस्म का पूरा निज़ाम चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए एटीपी यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जो कि करेंसी ऑफ एनर्जी कहलाती है। गोल्जी एपरेटस वो ऑर्गेनेल है जो रफ ईआर और दूसरे ऑर्गेनेल से आने वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी एंजाइम्स की मदद से ना सिर्फ मॉडिफाई करता है बल्कि सॉर्ट आउट भी करता है और इसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं। लाइसोसोम्स में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सेल में मौजूद गैर ज़रूरी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। फन फैक्ट ये है कि इंसानी जिस्म में करीब 200 टाइप के डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं और हमारे जिस्म में तमाम ऑर्गन्स, ब्लड सेल्स, मसल्स, टिश्यूज़, बोन्स, न्यूरॉन्स सब अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि इनका डीएनए सिमिलर होता है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल्स को, तो देखते रहिएगा।